हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट चीज मैंने आप लोगों को सिखाई थी वो सिखाई थी कि क्या होता है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। मैंने उनका मीनिंग आप लोगों को समझाया था। अब आज की इस क्लास को मैं शुरू करने वाला हूं उसी टॉपिक से, यानी कि हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बहुत हद तक देखा जाता है। और क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो इन तीनों के बारे में लास्ट क्लास में हमने जानकारी ली थी, उनका मीनिंग, नेचर समझा था, और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करवाने वाला हूं स्टार्टिंग में, और फिर आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, हमारे पास बुक में दिया हुआ है ये डिफरेंशिएशन, तो मैंने वहीं से आप लोगों के लिए इसको ले लिया है और हम इसको देखेंगे कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखिएगा बच्चों, यहां क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो हमने लास्ट क्लास में ये सारे पॉइंट्स कुछ हद तक कवर कर लिए थे, लेकिन अब डिफरेंस बिटवीन अगर आपके टीचर्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास में देखना है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास यही पॉइंट्स हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऊपर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लिखवाए भी थे। यहां लिखा हुआ है स्कोप क्या है, यानी कि इसका स्कोप है, बुक कीपिंग का स्कोप है, बुक कीपिंग इंक्लूड आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल नेचर। यानी कि ये आइडेंटिफाई करती है, बुक कीपिंग का काम क्या है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस चीज को। बुक कीपिंग का काम क्या है, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जहां पे बुक कीपिंग ओवर हो जाती है वहां से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है साल दर साल। खैर, हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हम बुक कीपिंग के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को ही यहां पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद में हम इसको मेजर करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी कि वही चीज रिकॉर्ड की जा सकती है जिसका फाइनेंशियल नेचर हो और उसको मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 200 चेयर्स खरीद लेते हैं 50 रुपए के हिसाब से, तो 200 इंटू 50 जितना भी अमाउंट होता है उसको ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है बुक कीपिंग के अंदर वो रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद में इसकी मेजरमेंट करने के बाद में इसे रिकॉर्ड किया जाता है, थर्ड पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है, और बाद में इसको क्लासिफाई किया जाता है लेजर में। जबकि अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, अब देखिएगा, ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हमने चीजें की हैं ये प्रोसेस के अंदर था। अब इसके बाद में अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। तो हम डिफरेंशिएशन में क्या बता सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन में ये बता सकते हैं कि पहले ये काम किए जाते हैं बुक कीपिंग के अंदर, जबकि ऑन अदर हैंड अकाउंटिंग के अंदर ये काम किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला क्या काम किया जाता है, अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला काम किया जाता है वो चीज जिसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है उसका समराइजेशन किया जाए, उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाए। ठीक है जी, और उसके बाद में इसको कम्युनिकेट कर दिया जाए जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं इन डाटाज में उनके लिए, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट या फिर आउटसाइडर्स जैसे कि बैंक, इन केस ऑफ बैंक लोन। तो यहां पे हमारा एक काम शुरू होता है और उसके बाद में आगे का काम चलता है। तो डिफरेंशिएशन में हम ये चीजें पहले पॉइंट पे रखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है हमारे को स्टेज। बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है। जी हां, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी ये बात कि हम पहले काम करते हैं किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर, और उसके बाद हम काम करते हैं किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। तो बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज जो है वो अकाउंटिंग है। इसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना, और अकाउंटिंग का
जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उनके ऊपर नेट रिजल्ट देना, यानी कि जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किए गए थे बुक कीपिंग के अंदर, अकाउंटिंग उसके ऊपर जो है वो रिजल्ट देती है। और ये रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं किस नेचर से, किस तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट में या फिर बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते हैं किसके अंदर, बुक कीपिंग के अंदर, एक सिस्टमैटिक वे में, वेल मैनर्ड, हर अच्छे तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक वे में। और उसके बाद में उसका जो रिजल्ट होता है उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। और साथ ही इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना बुक कीपिंग का, और यहां पे उसका रिजल्ट बताना अकाउंटिंग के अंदर। ओके, नेचर ऑफ जॉब, देखिए जो हमारा बुक कीपिंग है वो डेली रूटीन का काम है। भाई आप सोच करके देखिए कि हमारे पास में अगर मैं आज काम कर रहा हूं तो दिन भर के अंदर कितने सारे खर्चे होते हैं। अब इन खर्चों को मैं रूटीन वे में लिखता रहता हूं, यानी कि आज कितना खर्चा हुआ, कल कितना खर्चा हुआ। जबकि जबकि जो एनालिसिस होती है, जो कि अकाउंटिंग के अंदर होती है, वो एनालिसिस एट द एंड ऑफ ईयर ही होती है, यानी कि ये लास्ट का काम होता है एनालाइज करना। तो ये रूटीन वर्क है और ये एनालिटिकल वर्क है। ठीक है जी, अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल वर्क है और बुक कीपिंग जो है वो रूटीन वर्क है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, अब एक बात बताइए कि बुक कीपिंग किसके द्वारा की जाती है। बुक कीपिंग की जाती है जूनियर स्टाफ, जैसे कि क्लर्क्स हो गए, उनके द्वारा। जबकि जो एनालिसिस किए जाते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि सीनियर स्टाफ के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद लिखा हुआ है नॉलेज लेवल। जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेचर की, क्योंकि हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है उस चीज की, क्लासिफिकेशन करनी है उस चीज की, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं होती। भाई ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि कोई अंगूठा छाप भी बुक कीपिंग कर सकता है, लेकिन हमारे जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स वगैरह होते हैं वो लोग इसको कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। यूं कहूं तो 12th पास पर्सन भी इसको रिकॉर्डिंग कर सकता है। अगर मैं किसी को समझा दूं तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहां पे हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो इसके लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें पॉलिसी मेंटेन करनी होती है, इसके अंदर हमें दिमाग लगाना होता है कि भाई किस तरीके से हम डाटा को यूज करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। तो हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास में जो लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज होती है किसके पास में, बुक कीपर्स के पास में, जबकि जो अकाउंटेंट होते हैं उनको स्पेसिफिक नॉलेज होती है। अच्छा जी, इसके बाद में एनालिटिकल स्किल। जब बुक कीपर्स के पास में कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं होती, यानी कि वो एनालाइज नहीं कर सकते चीजों को, जबकि अकाउंटेंट्स के पास में एनालिटिकल स्किल्स होती हैं। तो आप इस तरीके से कुछ 7 पॉइंट्स के ऊपर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये 7 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था डिफरेंशिएशन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो उसको भी हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिएगा, यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास में मीनिंग। भाई क्या मीनिंग है हमारी अकाउंटिंग का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आपके पास में और जूम इन कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर है। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या बोला गया है, इट इज कंसर्न थ्रू रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि ये कंसर्न करता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग के ऊपर। जबकि अकाउंटेंसी जो है वो एक ऐसी नॉलेज है, मतलब पहले तो हम सबसे पहले मीनिंग ही बता देते हैं, यानी कि ये किसके ऊपर, इसका क्या काम है, अकाउंटिंग का क्या काम है,
अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग करना ट्रांजैक्शंस को। बुक कीपिंग ने जो किया था उसके अंदर ये इंटरप्रिटेशन करता है। लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसी नॉलेज है किसी भी काम को करने की जो कि प्रिंसिपल्स के ऊपर, सर्टेन रूल्स या प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है, और उसके बाद ही जो है वो समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग का काम हो सकता है। यानी कि अकाउंटेंसी बड़ा है अकाउंटिंग से। ठीक है, ओके जी। इसके बाद लिखा हुआ स्कोप। देखिए जो अकाउंटिंग का स्कोप है ना वो थोड़ा नैरो है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंडर आता है क्या, अकाउंटिंग। तो यहां पे स्कोप थोड़ा सा नैरो है बुक कीपर्स का। ठीक है जी, बुक कीपर्स आम इंसान होते हैं और वो काम करते हैं किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो बुक कीपिंग की बात नहीं हो रही, यहां अकाउंटिंग की बात हो रही है। लेकिन वहीं पे जो है अकाउंटेंसी थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आ जाते हैं। यानी कि ये नैरो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सिर्फ बुक कीपिंग ही आती है, जबकि ये वाइडर कॉन्सेप्ट है जहां पे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों आ जाते हैं। याद होगा मैंने आपको एक डायग्राम बना करके बताया था लास्ट क्लास में कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो एक सफ़र है, और जिस गाड़ी में ये सफ़र किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि अकाउंटेंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। फंक्शंस क्या कहते हैं, कहता है इसमें लिखा है कि अकाउंटिंग का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो असरटेन करना है नेट रूल्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। यानी कि हम अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं। याद होगा पहले हमने बोला था कि हम बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग के बाद में हमारी प्रोसेस अकाउंटिंग की शुरू हो जाती है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं किसके, उन फंक्शंस के, और साथ ही हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को। यानी कि यहाँ पे जो इसका मेन फंक्शन है वो क्या है, रिजल्ट निकालना। लेकिन वो रिजल्ट किस तरीके से निकाले जाएंगे, उसका डिसीजन या फिर उसका फंक्शन बनाने का जो डिसीजन है वो किसके अंदर किया जाता है, अकाउंटेंसी के अंदर किया जाता है। ओके, तो ये था हमारे पास में डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, अब डिफरेंशिएशन के बाद में, डिफरेंस बिटवीन करने के बाद में कुछ और भी हमारे पास में टॉपिक्स जो हैं वो आ जाते हैं जिसको कि हमें देखना होगा कि भाई क्या हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, मतलब क्लास के अंदर किस तरीके से हमारे से एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम आगे लेकर के चलेंगे, और उसके लिए आपको एक कॉपी की ज़रूरत है, जैसा कि हम लास्ट क्लास में नोट बना रहे थे। अच्छा जी, ऐसा होता है कि अकाउंटिंग के ना कुछ सब फील्ड होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास में अकाउंटिंग है, ठीक है जी, तो अकाउंटिंग के कुछ इस तरीके से काम होते हैं, देखिएगा। तो अकाउंटिंग के अंदर किस तरीके से काम होता है वो हमें देखना है कि इसके सब फील्ड क्या है। यानी कि अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है, कुछ तरीकों की होती है। सबसे पहले होती है बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि एक तरीके की अकाउंटिंग को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। एक तरीके की अकाउंटिंग को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं अभी बताऊंगा आपको कि इनका मतलब क्या है और किस लिए ये काम किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली इसको समझ सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ ही हमारे पास में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए कुछ हद तक तो आपको नाम से ही चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए होगी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में एक टैक्स अकाउंटिंग भी होती है, टैक्स अकाउंटिंग।
ठीक है जी, ये टैक्स अकाउंटिंग होती है हमारे पास में। और टैक्स अकाउंटिंग के बाद में हमारे पास में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो इतनी तरीके की हमारी जो है वो अकाउंटिंग है, ठीक है। अब हमें इन चीज़ों को समझना है कि एग्जैक्टली ये चीज़ें होती क्या हैं, ये चीज़ें होती क्या हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो चलो हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले है हमारे पास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहती है ये हमारे को देखना है। तो लिखिएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए पहले। ऐसा होता है बच्चों, मेन पर्पस जो अकाउंटिंग का होता है ना, वो क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने का, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो क्या है, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। और ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं, बाय मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके ये पता करते हैं कि भाई हमें इस साल जो है वो प्रॉफिट्स हुए या लॉसेस हुए, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम बनाते हैं और साथ ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या चेक करते हैं हम बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट से हम चेक करते हैं कि हमें इस साल कितने हमारे एसेट्स हैं और कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये दो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिसको कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी अकाउंटिंग है ये हमें क्या देती है, ये हमारे को रिकॉर्डिंग का हमारे लिए काम करती है कि भाई हम बहुत सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाएंगे, अपनी जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, यानी कि बुक्स, प्राइमरी बुक्स बनाएंगे, सेकेंडरी बुक्स बनाएंगे, फाइनेंशियल मैटर्स को हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि इस फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट या लॉसेज हुए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इनकम्स को एक तरफ रखते हैं, ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम अपने एक्सपेंसेस को रखते हैं। और इनकम और एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये प्रॉफिट या लॉस हम जब निकाल लेते हैं तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं और साथ ही बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यही काम है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है हमारे पास में कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है ये चेक करना या फिर ये रिकॉर्ड करना कि किस तरीके से हमारी कॉस्ट जो है वो इनकर्ड की जा रही है। अब मान लो जैसे कि मैंने इस पेन को बनाया, मैंने इस पेन को बनाया, तो पेन के ऊपर मैं प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, मैं प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता हूं दो तरीके से। या तो मैं इस पेन की सेल बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा सेल हो, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि हर व्यक्ति इस पेन को ही यूज करता है। या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, अगर मेरी सेल्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता, कंपटीशन बहुत होता है मार्केट के अंदर, तो अगर सेल्स नहीं बढ़ रही है तो प्रॉफिट कैसे कमाए जा सकते हैं, मुझे कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर रबर लगा है, इसके अंदर कोई ग्लास लगा है या प्लास्टिक लगा है या फिर रिफिल लगा है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूं, ऐसे डिसीजन लेता हूं कि कहां से मैं परचेज करूं जो कि हम लोग इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, कैसे इसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में किस चीज़ के अंदर आता है, ये आता है हमारे पास में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों की जाती है, टू
मेंटेन, टू मेंटेन या फिर टू कंट्रोल और टू कंट्रोल ऑन कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि जितनी भी हमारी कॉस्ट होती हैं प्रोडक्ट की, उसके ऊपर हमें क्या नाम है, कॉस्ट अकाउंटिंग बनानी पड़ती है। और मेन फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू reduce the costs for earning more profits। ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस करके प्रॉफिट्स को जनरेट करना। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला है हमारे पास में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? देखो नाम से पता लग रहा है कि मैनेजमेंट क्या करेगी, कोई मैनेजमेंट ही करेगी, यानी कि कुछ मैनेज करेगी। तो हमारे पास है ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के अंदर, कुछ ऑपरेशंस होती हैं और कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके के अंदर हम प्रोडक्शन को करते हैं। यानी कि मान लो एक मिनट के लिए कि पहले जो था वो प्रोडक्शन की जाती थी हाथों से, ठीक है, या फिर अब की जाती है मशीन से। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास के अंदर टेक्निक्स जो हैं वो अपोजिट हो जाती हैं। जैसे कि कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जिसके के अंदर हम हाथों से काम करें तो वो बेटर क्वालिटी का बनता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चेक करना पड़ता है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस तरीके से करें, या फिर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इस तरीके से किया जाए कि वो मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारे को दे। तो ये जो टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स किसका काम होता है? ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। यानी कि ये देखना, ये सेटिस्फाई करना ऑर्गेनाइजेशंस को कि भाई हम जो टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो टेक्निक सबसे बढ़िया है और हमारे लिए लंबे समय तक हमें लाभ देने वाली है। तो आप इस चीज को लिखिएगा, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टू मेंटेन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं हम? टू असिस्ट, आप ऐसे लिखिए, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, द एक्चुअल मैनेजमेंट, एक्चुअल मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग and planning on the policies। ठीक है जी, पॉलिसीज के ऊपर हम लोग जो है असिस्ट करवाते हैं, किससे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टेक्निक्स को चेक करके। ठीक है जी। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेन फंक्शन इज टू make best techniques of production। ठीक है जी, बेस्ट टेक्निक्स निकालना और उनके ऊपर काम करना ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है। तो हमारे पास में ये थी सबसे पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके बाद में है हमारे पास में टैक्स अकाउंटिंग। चलिए इसको भी लिखते हैं कि टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा
फोर्थ पॉइंट है टैक्स अकाउंटिंग। देखो बच्चों, आगे के चैप्टर्स में हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि मान लो, अब मैं टैक्स अकाउंटिंग की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है हमें, मान लो ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, ठीक है जी। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से कोई सामान परचेज किया, ठीक है जी, फॉर 50,000। तो 50,000 के ऊपर कुछ टैक्सेस भी लगाए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, यानी कि सेल परचेज के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो मान लीजिए इसके ऊपर जीएसटी 18% लग गया। अब 18% हमारे पास में कितना बनेगा, 50,000 के ऊपर 50,000 का 18% 9,000 जीएसटी लग गया। मतलब मैं ऐसे ही मोटा मोटा टैक्स लगा रहा हूं। अभी ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है एक्चुअली वो आपको बाद में पता लगेगा कि 99% जीएसटी लगता है, ठीक है जी। किस तरीके से लगता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैंने एक मोटा मोटा सा एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए जीएसटी 18% है, 9,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 59,000। अब ये जो 50,000 है ना, ये 50,000 है फॉर मिस्टर एक्स, यानी कि मिस्टर वाई ने जो पेमेंट करनी है उसमें से 50,000 तो मिस्टर एक्स को जाने हैं। भाई जाने ये दोनों ही मिस्टर एक्स को हैं, लेकिन ये खुद के लिए हैं, मिस्टर एक्स के खुद के लिए हैं, और ये है फॉर गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट, ये मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को दे देंगे और मिस्टर एक्स आगे गवर्नमेंट को दे देंगे। तो इसका मतलब है, अच्छा हमारे बिजनेस के अंदर मेन काम क्या होता है, सेल परचेज ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो हैं वो हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस जो हैं वो हमें हमारे पास में आते होंगे और हम पे भी करते होंगे। अगर इसके अंदर कोई गलती हो जाए, किसी तरीके से कोई चूक हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यानी कि मिस्टर एक्स जो हैं, जो मिस्टर वाई से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, अगर फेल हो जाएं गवर्नमेंट को एक्चुअल टैक्स पे करने में, तो उनके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी लग सकती है। इसी चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए हम टैक्स अकाउंटिंग, ये गलतियां ना हो, हम क्या करते हैं, टैक्स अकाउंटिंग को बनाते हैं, ठीक है जी। तो टैक्स अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है, its main function is to record tax collected and paid to government for any tax purpose। यानी कि गवर्नमेंट को जो भी हमने टैक्स पे करना है या फिर हमने कोई भी टैक्स कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से, वो टैक्स पर्पस जो भी होते हैं उसके लिए रिकॉर्डिंग करना ही जो है किसका काम है, टैक्स अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। अब टैक्स अकाउंटिंग के बाद में है हमारे पास में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। हाँ जी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखो मैं समझाता हूं पहले आपको, फिर हम लिखेंगे बाद में। ऐसा होता है बच्चों कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, जो सेटअप की जाती है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं की जाती, उसकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यानी कि वो लोगों का वेलफेयर करेगी, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगी जिससे कि आम जनता को नुकसान हो, वो कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएगी जिससे कि देश को नुकसान हो या फिर जो देश के हित में ना हो, कंट्री के हित में ना हो।
और साइमल्टेनियसली वो क्या करती है, अपने लोकल्स जो हमारी क्या नाम है जनता होती है, जो भी लोग होते हैं, उसको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। मान लो मेरी फैक्ट्री जो है वो बेंगलोर में है, तो दिल्ली थोड़ी ना जाऊंगा मैं अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, वहीं के जो लोकल्स होते हैं, जो भी पीपल्स होते हैं, लोकल पीपल्स, उनको मैं एम्प्लॉयड करता हूँ। तो इस तरीके से ये उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है जी। साथ ही न केवल वो उन एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देती है, बल्कि उनके फ्यूचर के लिए, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेंशन होती है या फिर प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, वो उनके फ्यूचर के लिए भी काम करती रहती है, मेडिकल फैसिलिटी देती है उन एम्प्लॉयज़ को। तो बहुत सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी के लिए बनाया जाता है क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो आप अब इस चीज को लिखिएगा मेरे साथ में कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज SRA इज अकाउंटिंग प्रोसेस of identifying measuring and communicating the contribution communicating the contribution of a business to the society। ठीक है जी। तो ये इसका जो है वो फंक्शन है, या फिर आप ये लगा लीजिए कि इसके लिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो बनाई जाती है। ओके, अच्छा जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इसी चैप्टर के अंदर, पार्टीज इंटरेस्टेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं उसके अंदर। तो ये भी कभी कभी हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है। यूजर्स ऑफ, आप इसको लिख सकते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सी पार्टीज जो हैं वो इंटरेस्टेड रहती हैं। ऑल्दो हम इस चीज़ को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर फटाफट से देखने वाले हैं कि ये होते क्या। सबसे पहले तो होते हैं जी हमारे इंटरनल यूजर्स। अब ये इंटरनल यूजर्स कौन है, वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास में काम करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला काम जो आता है इंटरनल यूजर के अंदर, सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ओनर का। भाई सबसे पहले किसको इंटरेस्ट होगा, ओनर को ही तो इंटरेस्ट होगा ना। ठीक है जी। तो ओनर को सबसे पहला इंटरेस्ट होता है किसके अंदर, ये जानने के अंदर कि हमने जो है वो प्रॉफिट्स कमाए या नहीं कमाए, और अगर हमने लॉसेस कमाए हैं तो किस तरीके से इस लॉसेस को जो है वो रिड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले इंटरनल यूज़र क्यों इसको यूज़ करता है, किस तरीके से, क्यों इसकी इंफॉर्मेशन चाहता है, वो इसलिए चाहता है, आप इसको लिखिएगा, ओनर is the person introducing
कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं, जिस इंसान ने इसको स्टार्ट किया है। ओनर इज द पर्सन इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल इन बिजनेस एंड he is willing to know whether capital working properly or not. It means capital earning profits or not. And for this purpose he use accounting information ओके। अच्छा जी, इंटरनल यूजर के अंदर दूसरा नंबर आता है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट क्या करती है भाई? मैनेजमेंट रिकॉर्ड को किस तरीके से यूज करती है? मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स को यूज करती है टू, अब मैं इसको यहां पे पॉइंट वाइज लिख देता हूं, टू रनिंग बिजनेस स्मूथली। ठीक है जी। और फॉर मेकिंग पॉलिसीज एंड टेक्निक्स। ठीक है जी, नई टेक्निक्स के लिए। ठीक है। और इन केस ऑफ स्पेशल रिक्वायरमेंट हम इसको ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट और क्या काम कर सकती है? फॉर, किस लिए यूज करती है इसको? फॉर कॉस्ट रिडक्शंस। ठीक है। या फिर ये यूज करती है फॉर नॉलेज ऑफ, फॉर मैक्सिमाइज सेल, फॉर मैक्सिमम सेल्स लिख लीजिए आप इसको। ठीक है। मैक्सिमम सेल्स के लिए, यानी कि मैक्सिमाइज करने के लिए, हमारी जो सेल्स को उसको बढ़ाने के लिए। तो ये है हमारे पास में ओनर या मैनेजमेंट जो है वो किस लिए यूज करते हैं अपने डाटा को। अब इसके कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, यानी कि जो हमने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उसके लिए उसके अंदर इंटरेस्ट रहता है किसको? एक्सटर्नल यूजर्स को। तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं बेटा हमारे पास में, जैसे कि मान लो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है। अब इसकी लिस्ट में कौन होती है? इन्वेस्टर्स आते हैं। और कौन आते हैं? क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनको कि बिजनेस ने पे करना होता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं टू whom बिजनेस have to pay, business have to pay in future, business has to pay in future। ठीक है। क्रेडिटर्स के अलावा हमारे पास में बैंक्स होते हैं। इन केस ऑफ बैंक लोन, अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो वो लोन इस तरीके से नहीं दे देता कि आओ और ले जाओ हमसे। ठीक है। कोई ऐसे होते हैं जो मनी लेंडर्स होते हैं। मनी लेंडर्स यानी कि जो हमें पैसा उधार पे देते हैं। हमारे अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं। भाई एम्प्लॉयज़ भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई कितना हमारा
जो है वो प्रोविडेंट फंड बना है, क्या हमारे कंपनसेशन क्लेम है। तो ये सारी चीज़ें सेटल की जाती हैं किसके द्वारा, अकाउंटिंग के द्वारा ही। और या फिर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकती है कि भाई क्या क्या आपने इस साल टैक्स कितना पे किया और कितनी आपने एग्जैक्टली सेल की थी या फिर कितनी परचेजेस की थी जिसके ऊपर टैक्स जो है वो बनता है। तो ये सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कि हमारे पास में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि इनको पता लगना चाहिए कि भाई किस तरीके से जो है वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं। ठीक, अच्छा जी, अब देखिए हम सारी चीज़ें अकाउंटिंग की अच्छी अच्छी देख चुके हैं, हम सारी की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटिंग की देख चुके हैं। अब हमारे को क्या करना है, एक क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की बुराइयां या फिर लिमिटेशंस क्या है, यानी कि इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, कि क्यों अकाउंटिंग मेंटेन नहीं की जानी चाहिए। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब मैं किसी चीज़ की अच्छाई देखता हूँ तो मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ, लेकिन कभी कभी हमारी अच्छाइयाँ भी जो हैं वो बुराइयों का रूप ले लेती हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई एक गिलास पानी है और वो ग्लास जो है वो आधा भरा हुआ है, तो अच्छाई के वे में मैं क्या कहता हूँ कि भाई पानी में ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं बुराई के वे में कहता हूँ तो उसी चीज़ के ऊपर मैं नेगेटिविटी को देखने के लिए कहता हूँ कि भाई इसके अंदर कैपेसिटी तो बहुत है लेकिन इसके अंदर पानी सिर्फ आधा गिलास ही है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि अब हमें पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि अकाउंटिंग बुरी है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। तो आप लिखिएगा और मैं आपको समझाऊंगा। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप सबसे पहली चीज क्या कह सकते हैं, सबसे पहली बात जो आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ठीक है जी, जो अकाउंटिंग होती है ना उसका अपना कोई नेचर नहीं होता, उसका अपना कोई नेचर नहीं होता। वो एक व्यक्ति विशेष की जो भी हमारी क्या नाम है पर्सनल जजमेंट होती है उसी के ऊपर वो काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक काम किया कि अपने यहाँ पे मैंने स्टॉक को वैल्यू करना है, मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। देखिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए ये किस तरीके से होगा। मान लीजिए मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना इसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू है 50,000। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं इसको सेल कर सकता हूं जब ये बिकेगा, नेक्स्ट ईयर बिकेगा, इस साल तो रह ही गया है नहीं बिकने से, क्योंकि इसलिए तो क्लोजिंग है। नेक्स्ट ईयर जब ये सेल होगा तो ये 70,000 पे सेल कर सकता हूं मैं इसको, ऐसा मेरा मानना है। तो अब मेरे पास में दो वैल्यूज हैं अकाउंटिंग के अंदर, 50,000 या 70,000। मैं इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, तो ये मेरी पर्सनल जजमेंट है कि भाई मैं इसको 50,000 पे रिकॉर्ड करूं या 70,000 पे रिकॉर्ड करूं। देखिए एक सोच आती है मेरी ये सोच होती है कि भाई 50,000 का माल है, 50,000 में ही इसको रिकॉर्ड करता हूं क्योंकि जब बिकेगा तब देखा जाएगा। और दूसरी सोच क्या कहती है, दूसरी सोच ये कहती है कि नहीं, जब मुझे मालूम है कि 70,000 में मैं इसको बेच सकता हूं तो मैं इसको 70,000 पे ही रिकॉर्ड करूं। तो अब जो भी मेरी जजमेंट होगी उसके हिसाब से मैं 50 या 70,000 पे इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो अकाउंटिंग कोई ऐसी जस्टिफिकेशन हमें नहीं देती। सबसे पहला ड्रॉबैक इसका क्या है, अकाउंटिंग कोई ये रूल नहीं बना देती कि आप कितनी वैल्यू पे इसको रिकॉर्ड करो। तो इसलिए ये हमने लिखा कि इन्फ्लुएंस होती है किससे, पर्सनल जजमेंट से। अच्छा अब एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं इसी चीज का। ये नंबर 1 था हमारा क्लोजिंग स्टॉक और एक सेकंड था नंबर 2।
नंबर टू, एक एग्जांपल मैं देता हूं, डेटर्स। डेटर्स, अब ये डेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जिनको कि हम उधार पे सामान बेचते हैं, यानी कि हमारे कस्टमर्स, यानी कि हमारे कस्टमर, हमारे ग्राहक, उधार पे हमने इनको सामान बेचा। अब मुझे है ना डाउट होता है कुछ लोगों पे कि ये हमारे पूरे पैसे देंगे या नहीं देंगे, तो मैं प्रोविजन बनाना चाहता हूं, प्रोविजन बनाना चाहता हूं फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना चाहता हूं मैं डाउटफुल डेटर्स के ऊपर कि ये लोग मेरे को पैसा देंगे या नहीं देंगे, ऐसा मुझे डाउट है। मैं इस चीज को रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि मैंने एक प्रोविजन, एक गुल्लक पहले से ही बना के रख ली। मतलब अकाउंट्स के अंदर मैं करता क्या हूं, पहले से ही मैं कुछ चीजें रख लेता हूं अपने पास में मेंटेन करके कि इतना पैसा तो मेरा हो सकता है कि डूब जाए। अब सोच करके देखो, मैं प्रोविजन सोचता हूं अलग अलग तरीके से। मैं सोचता हूं कि प्रोविजन 2% बनाऊं, मैं सोचता हूं प्रोविजन 5% बनाऊं, या मैं सोचता हूं प्रोविजन में 10% बनाऊं, या फिर मैं सोचता हूं कि मैं प्रोविजन बनाऊं ही नहीं। तो ये किसकी सोच के ऊपर काम कर रहा है, ये सोच के ऊपर काम कर रहा है मेरी पर्सनल। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो अकाउंटिंग होती है वो किसी भी व्यक्ति विशेष की पर्सनल जजमेंट की इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो इसका लिमिटेशन है वो है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड है ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देखो मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास में क्या है, एक रिकॉर्डिंग है, यानी कि फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, परचेज किया। हमारे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं हमारे पास में, वो क्या कहते हैं वो हमारे को देखना है। तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मैंने मशीनरी जो है, प्लांट एंड मशीनरी जो है वो परचेज की फॉर 5 लाख, 5 लाख रुपए के लिए। अब मेरे रूल्स क्या कहते हैं, मेरे रूल्स ये कहते हैं कि आप इसको 5 लाख रुपए पे रिकॉर्ड करो। ये मेरा क्या है, एसेट है, ये मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो प्लांट एंड मशीनरी को आप रिकॉर्ड करो कितने पे, 5 लाख रुपए पे। लेकिन ड्यू टू रेगुलर कंजम्पशन, ड्यू टू रेगुलर कंजम्पशन, रेगुलर कंजम्पशन, its value after 2 year is ₹3 लाख। इसकी वैल्यू जो है वो 3 लाख हो गई। लेकिन मेरे को अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रूल्स मुझे कहते हैं कि आप इसको 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करोगे। मेरा एक हिस्टोरिकल, मेरे पास में एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मुझे क्या कहता है कि आप इसको 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करो 2 साल बाद भी। लेकिन 2 साल के बाद इसकी कीमत कितनी है, 3 लाख है। तो ये एक तरीके से गलत है, लेकिन क्योंकि रूल्स रेगुलेशन कहते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये इसकी सेकंड लिमिटेशन थी। अब थर्ड लिमिटेशन क्या है, थर्ड लिमिटेशन, तो थर्ड लिमिटेशन जो है वो है इसकी कंप्लीट, इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखो ये कैसे, मैंने बताया था कि आप अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आप जब इन टर्म्स ऑफ मनी उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को ही ले सकते हैं। यानी कि आप कोई भी ऐसी चीज को, लॉसेस को, मैं ये कहता हूं, मान लीजिए आपके लॉसेस हो गए, लॉसेस ड्यू टू लॉकआउट्स,
या फिर स्ट्राइक्स या फिर किसी भी और तरीके से, या फिर हमने कहा कि लॉसेस ड्यू टू रिजाइन, ड्यू टू एम्प्लॉयज बोल देता हूं मैं इसको, किसी भी तरीके के छोटे मोटे लॉस, कोई किसी की रेजिग्नेशन देने से हो जाए या फिर कोई भी पॉलिसी चेंज से हो जाए, वो लॉसेस को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये एक मेन इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इनका कोई मॉनेटरी टर्म ही नहीं था। जब तक इनका मॉनेटरी टर्म नहीं होगा तो उसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, और अगर अकाउंटिंग के अंदर हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो भाई इसका मतलब तो ये है कि हमने अपनी बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन को यहां अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रखा। ये हमें सिर्फ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा जी, और इसकी क्या लिमिटेशन है? ओमिशन, ओमिशन, ओमिशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन। देखो बच्चों, ऐसा होता है कभी कभी कि अगर मान लो हमारा अकाउंटेंट हमारे किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी करता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं, यानी कि ओमिट, ओमिट का मतलब गायब होना, किसी चीज़ की कोई इंफॉर्मेशन हमने कोई रिकॉर्ड ही नहीं की, तो अकाउंटिंग इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती। यानी कि अगर आपने कुछ पैसे दिए हैं, हालांकि हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, बावजूद इसके अगर हम कोई भी चीज़ की ट्रांजैक्शन नहीं करते, कोई इंफॉर्मेशन की ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो भाई ये ओमिट हो जाती है और इस चीज़ का अकाउंटिंग जो है वो पता नहीं लगा सकती। ओके, अच्छा, इसके बाद में है हमारे पास में अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है जी, यानी कि आप इसको लिखिएगा, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है जी, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ? क्या होता है, कभी कभी है ना कुछ चीज़ें मोर फेवरेबल दिखाई देती हैं। मैनेजमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छा दिखाने के लिए, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें हमारे बिजनेस के अंदर, कुछ बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें गलत फैक्ट्स को भी रिकॉर्ड कर देती है। यानी कि हम इसको कहते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावटी है। तो अब जो दिखाने के लिए हमने क्या किया है, दिखाने के लिए जो कोई फैक्ट्स को हमने बीच के अंदर इंक्लूड किया है, अकाउंटिंग में इंक्लूड किया है, तो वो इंक्लूजन जो है वो हमारी अकाउंटिंग को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। ये क्या है? ये हमारी एक तरीके की लिमिटेशन है, किसके अंदर? अकाउंटिंग के अंदर। यानी कि अगर मैनेजमेंट चाहे अपनी वैल्यूज़ को बहुत अच्छी दिखा सकती है, यानी कि वो क्या कर सकती है, प्लांट एंड मशीनरी है तो 5 लाख की, लेकिन उसको 7 लाख की लिख दिया। ठीक है जी, रूल्स को वायलेट करके लिख दिया किसी भी तरीके से, तो भाई ये जो भी चीज़ होती है ये हमारी चीज़ अकाउंटिंग को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट जो हमारी लिमिटेशन है वो है अनसूटेबल फॉर फोरकास्ट्स। अनसूटेबल फॉर फोरकास्ट, यानी कि ये जो हमारी अकाउंटिंग है, फोरकास्ट, हमारी जो अकाउंटिंग है ये किसी भी तरीके से भविष्यवाणी नहीं कर सकती। यानी कि प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेस होंगे ये हमें पता नहीं लग सकता। जो हो रहा है हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी हो रहा है हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि पुराने रिकॉर्ड्स को निकाल करके आगे के लिए पॉलिसी बना लें, लेकिन वो पॉलिसी कितनी कारगर होंगी इस चीज़ के लिए अकाउंटिंग जो है वो हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे सकती। वो हमारे को ये नहीं बता सकती कि भाई हमने जो पॉलिसी बनाई है उन पॉलिसीज़ के ऊपर जो काम करके हमारे गोल्स अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ये अकाउंटिंग है वो अनसूटेबल है इन केस ऑफ एनी फोरकास्ट। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे रोकता हूं मैं इस क्लास को। आने वाली क्लासेस में बच्चों आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप लोग इस चैप्टर के अंदर बताई गई थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर, आपके यूटीज के अंदर
जो है वो आपके मार्क्सेस बहुत अच्छे आ सके। आपसे आने वाली क्लासेस में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।